श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हम सबसे जुड़ा हुआ है, त्वचा संबंधी रोग और आयुर्वेदिक उपचार। कई बार हमारी स्किन में कोई ना कोई समस्या हो जाती है, हमारे घर में, हमारे परिवार में या आसपास के किसी घर में, और हम उसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं। तो त्वचा के वो कौन से रोग हैं जो आमतौर पर हमें परेशान करते हैं या इस मौसम में हमें हो जाते हैं, और उससे बचाव के क्या उपाय हैं, उनके लक्षण क्या हैं, इस बारे में जानकारी के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रामानंद तिवारी जी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं विकृति विज्ञान विभाग, आयुर्वेद संकाय, IMS BHU में। रामानंद तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि इस मौसम में त्वचा संबंधी कौन कौन सी बीमारियां आमतौर पर होती हैं? वैसे देखा जाए तो इस मौसम में जब उमस ज्यादा रहती है, जब मौसम का चेंज होता है, तो एक सामान्य बीमारी है जिससे जनमानस ज्यादा पीड़ित हो रहा है, दद्रु, फंगल इन्फेक्शन। ये ज्यादातर केस हमारे OPD और IPD में दद्रु के ज्यादा ही मरीज आते हैं। क्यों? क्योंकि उमस होती है, नमी होती है, पसीना वहां बना रहता है, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन होता है और इसके मरीज अधिकांश OPD में देखे जाते हैं। तो अगर इस बीमारी की जड़ के बारे में जानना चाहें कि ये कारण क्या है, इसके पीछे क्यों ऐसा होता है, तो वो क्या है? हमारे आयुर्वेद में जैसा देखा गया है कि जो भी स्किन से संबंधित बीमारियां हैं उसमें रक्त की दुष्टि होती है। जो हमारा खून है उसमें कहीं न कहीं दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसके तहत अगर अब दद्रु देखा जाए तो दद्रु एक फंगल बीमारी है, एक फंगस के कारण होती है, जो नमी ज्यादा होने के कारण होता है। वहां पे पसीने बार बार होंगे, नमी बनेगी, वहां की स्किन कमजोर होने लगती है, जिसके कारण फंगल का अटैक ज्यादा से ज्यादा होता है। और कारण देखें तो हमारी जो व्याधि क्षमता है, जो हमारी व्याधि का लड़ने के लिए जो क्षमता है, उसमें कहीं न कहीं अल्टर्ड होना, उसका कम होना, वो भी एक कारण होता है दद्रु के उत्पन्न होने का। अच्छा, कई बार आयुर्वेद में जो मान्यता है कि शरीर में पित्त, वात और कफ, इनका संयोजन ठीक होना चाहिए। अगर इनके संयोजन में कहीं कोई समस्या है तो अक्सर हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ये कैसे जाना जा सकता है, क्या तरीका है इसको जानने का कि हमारे शरीर में पित्त, वात, कफ किससे संबंधित दोष है और उसका उपाय क्या करना है, कैसे करना है? जैसे हमारा ये शरीर है त्रिदोष से बना हुआ है, त्रिदोष और पंच महाभूत का ही कॉन्सेप्ट है। तो त्रिदोष में वात, पित्त और कफ है, जिनका अपना अलग अलग काम है। जितने भी हमारी न्यूरोलॉजिकल चीजें हैं वो वात ही रेगुलेट करता है। जैसे हमारा बोलना, चलना, फिरना, वो वात के ही जनित में आता है। जितने भी डाइजेशन वाले प्रोसेस है, जो भी खाने का पचन हो रहा है, शरीर में मेटाबॉलिक चीजें होती हैं, वो पित्त के काम में आती है। और जो भी इम्यूनिटी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का है, वो कफ के ही अधीन है। फिर देखा जाता है कि हमारे आचार्यों ने कहा कि कोई भी रोग हो, रोगा सर्वेपि मंदो अग्नो, जब आपकी अग्नि मंद हो जाए, मतलब खाना खाने की क्षमता सही न हो और आपका भोजन डाइजेस्ट प्रॉपर वे में न हो, वही कारण है इन दोषों में विक्षोभ उत्पन्न होने का। ये दोष अपने नॉर्मल फंक्शनिंग न करके ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और व्याधि को उत्पन्न करते हैं। तो अगर ये जानना हो किसी व्यक्ति को कि उसे पित्त से संबंधित कोई समस्या है, वात से संबंधित है या कफ, तो वो कैसे इसके बारे में जान सकता है कि उसे जो समस्या है वो आखिर किस वजह से है? अगर शरीर में पित्त की अधिकता हो जाएगी तो या तो हमारा भोजन बहुत जल्दी पचेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा भूख लगेगी, या दाह, अम्लोदगार जैसे होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है खाना खाने के बाद, छाती में जलन की समस्या हो जाती है, पेट में जलन होने लगता है। शरीर में लोग कहते हैं कि पूरे शरीर में दाह हो रहा है, पूरे शरीर में जलन की है, ऐसी अवस्था पित्त के बढ़ने पे हो सकती है। अच्छा, और इन तीनों में जो साम्यता है इनकी, उसमें क्या ऐसा गड़बड़ होता है कि वो त्वचा संबंधित रोग में का परिणाम सामने आता है? अगर हमारा जब पित्त दुष्टि होगा तो पित्त को रक्त के समान धर्मी माना गया, तो यही पित्त दुष्ट होकर हमारे रक्त की दुष्टि करेगा और उसका वो इन्वॉल्वमेंट अपने त्वचा पे लाएगा। अगर त्वचा, जैसा कि हम सब अक्सर इस बारे में विचार भी करते हैं, सोचते भी हैं कि हम देखने में सुंदर रहें जी, अपनी त्वचा का हर आदमी रेगुलर एक केयर करता ही करता है। तो कई बार जो चिकित्सक होते हैं उनकी सलाह होती है कि भाई साबुन का इस्तेमाल कम करिए, शैम्पू का इस्तेमाल कम करिए, या महिलाओं के साथ होता है कि आप सप्ताह में 2 बार 3 बार ही सर्द होती हैं महिलाएं। तो ऐसी जो स्थिति है, इसको लेकर के बड़ा असमंजस होता है। तो उसमें उचित क्या है? उसमें उचित है कि आजकल हमारे पास पहले हर्बल चीजें नहीं थी, आजकल मार्केट में बहुत ही हर्बल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए कॉस्मेटिक की जगह। अच्छा, घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जैसे त्वचा से संबंधित एक रोग आपने बताया, अगर हम दूसरे अन्य रोगों की बात करें
तो और ऐसे कौन से त्वचा संबंधी रोग हैं जो आसानी से हमें शिकार बनाते हैं? अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो त्वचा संबंधित रोगों की भरमार पड़ी है। हर 10 में से 2 या 4 आदमी त्वचा से संबंधित रोगों से व्यथित है। उन्हें कहीं न कहीं त्वचा जनित रोग हैं। सामान्य रूप में अब हम देखते हैं शीत पित्त एक बीमारी है, जिसे मॉडर्न अर्टिकेरिया के नाम से जानते हैं। ये कोई कारण नहीं रहता और शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। कभी कुछ किया, रात में सोया, सुबह देखे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। एक ये सामान्य बीमारी है। एक्जिमा की भी बीमारी सामान्य रूप से हमारे पेशेंटों में मिल जाती है। और उससे आगे गंभीर रोगों में जाए, जो त्वचा संबंधित में गंभीर रोग होते हैं, तो उसके लिए सोरियासिस हो गया, विटिलिगो हो गया, लिकोडर्मा हो गया, ये सभी चीजें ज्यादा से ज्यादा पाई जाती हैं। अच्छा, कुछ बीमारियां हैं जैसे जिनकी चर्चा आपने अभी की, तो कहा जाता है कि ये असाध्य हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज क्या संभव है, और अगर संभव है तो किस हद तक? आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में भी बीमारियां लाइलाज हैं। आयुर्वेद से सारी बीमारियां इलाज नहीं हो सकता है। ये जनमानस में भ्रांति है कि आयुर्वेद से सारी व्याधियां नाश हो जाएंगी, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सारी व्याधियां साध्य नहीं होती हैं। अब जैसे हमारे पास विटिलिगो है, तो उसको हमारे आयुर्वेद में चित्र के रूप में देखा गया है। तो चित्र में बताया गया कि 1 वर्ष से पुराना न हो और 2-3 जगह से ज्यादा व्हाइटिश स्पॉट न हो, तरुण वर्ण का हो, पेशेंट की उम्र 30 साल से कम हो, तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं रहती हैं। नहीं तो अगर ज्यादा है, ज्यादा दिन से हो गया, 10 साल 15 साल से हो गया, तो उसमें सफलता के चांस बहुत ही कम रहते हैं। अच्छा, कई बार जैसे आपने एक उदाहरण दिया विटिलिगो का, तो त्वचा में कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं कि कहीं उसका रंग जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो वो जो रोग है वो विटिलिगो है या त्वचा से संबंधित और कोई बीमारी है, या हमारे खान पान की वजह से ऐसा त्वचा में कलर में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो सचेत होने की आवश्यकता कब होती है? सभी सफेद रोग विटिलिगो नहीं हो सकते हैं। अगर कहीं पर सफेद स्पॉट पड़ जा रहा है, वो विटिलिगो नहीं हो सकता है। ऐसा है कि कभी कभी हमारे पास रिएक्शन के कारण होता है। जैसे आपने देखा महिलाएं वो बिंदी लगाती हैं तो वहां सफेद पड़ जाना, कभी किसी चमड़े का ज्यादा उपयोग करने के कारण वहां पे स्किन का सफेद हो जाना। तो अगर वो कारण हटा दिया जाता तो वो सफेद चीजें फिर नॉर्मल कलर में आ जाती है। लेकिन अगर विटिलिगो के कारण कोई चीज सफेद हुई है तो वो नॉर्मल स्थिति में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। विटिलिगो का कोई पेशेंट है, अगर वो जैसे आपने बताया कि 1 साल से पुराना नहीं हो, तो अगर वो उस दौरान चिकित्सक से संपर्क करे, परामर्श करे, तो उसका इलाज किस हद तक संभव है? बहुत हद तक संभव। उसको इलाज की प्रक्रिया से ठीक किया जा सकता है? हमारे में इलाज की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहला, हम लोग शोधन चिकित्सा करते हैं। जो भी हमारा मरीज आएगा तो उसमें किस दोषों का इन्वॉल्वमेंट था, उस दोष को देख के फिर उस दोष का शोधन करते हैं। शोधन करने के लिए हम लोग पंचकर्म की चिकित्सा अपनाते हैं। इसमें वमन, विरेचन, स्नेहन स्वेदन की प्रक्रिया से करते हैं। उसके बाद जब उसकी शुद्धि हो जाती है तत्पश्चात हम समन औषधियों का प्रयोग करके उसकी चिकित्सा करते हैं। अच्छा, अपनी त्वचा के स्वास्थ्य को या पूरे शारीरिक स्वास्थ्य की हम चर्चा करें, बेहतर बनाए रखने के लिए आज की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्या उपाय करने चाहिए? अपनी जीवन जो शैली है उसमें किस तरह के बदलाव करने की आवश्यकता है? अपने भोजन में, खान पान के तौर तरीकों में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं? अगर हम सामान्य अवस्था में रहें, त्वचा ही नहीं कोई भी अगर व्याधि हो, तो हमारे यहाँ 3 ही निदान है। आपका आहार कैसा है, आपका विहार कैसा है और आपके मानसिक भाव कैसे हैं। इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट ही, त्वचा ही नहीं, किसी भी व्याधि के लिए आवश्यक है। आपका आहार अगर सही है, विहार नहीं सही है, मानसिक भाव नहीं सही है, तब पर भी आप व्याधि से ग्रसित हो जाएंगे। आपका आहार विहार सही है, मानसिक भाव नहीं सही है, तब पर भी आपको व्याधि होनी है। आपका मानसिक विहार सही है, आहार नहीं सही है, तब पर भी आपको बीमारी होनी है। इन तीनों में समतुल्यता बनाते हुए हम त्वचा जनित बीमारियों से बच के रह सकते हैं। तो आहार की आपने बात की, आहार में क्या क्या शामिल करना चाहिए हमें, किस तरह से अपने आहार को व्यवस्थित कर सकते हैं? आधुनिक जीवन शैली में आप देख ही रहे हैं कि आहारों की तमाम तरह की वैरायटी आपको सड़कों पे दिखाई पड़ जाएगी। और आजकल का हमारा युवा जो है उनके प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहा है। वो कहीं न कहीं हमारे शरीर में लंबे समय तक जाके स्किन जैसी बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। स्किन डिसऑर्डर के ज्यादा से ज्यादा कारण जो हमारा आजकल का जो खान पान है, जो जंक फूड कहा जाता है, वो स्किन ही नहीं, आपके मेटाबॉलिक चीजों को भी पूरा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, जो आपकी स्किन डिसऑर्डर का कारण बन रहा है। तो एक साधारण भोजन की जो थाली हो जी, अगर उसकी चर्चा करें, तो आयुर्वेद के इस मौसम के अनुसार हमारी थाली में भोजन में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए? जो वर्तमान समय में हम कहेंगे कि जाड़े की शुरुआत हो रही है, तो इसमें हमारा पित्त बढ़ा रहता है। तो हमको पित्त को शांत करना है। पित्त को पूरा शांत नहीं करना, पित्त को नॉर्मल में लाना है। उसके लिए विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आंवला है। आंवला को अपने भोजन में सम्मिलित करिए, देखिए आपको
पित्त जनित व्याधियां तो नहीं होंगी वर्तमान समय में। तो आंवले का सेवन क्या मुरब्बे के रूप में ही किया जा सकता है या किसी भी तरीके से? मुरब्बा एक भ्रांति है। मुरब्बा तो आप अपने स्वाद के अनुसार आपने बना लिया है कि वो नहीं, आंवले का नेचुरल उसमें ताजा आंवला मिले उसकी चटनी बना के ही लीजिए तो वो ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होगा। मुरब्बा तो फिर हमने अपने स्वाद के अनुसार बना लिया है, वो किसी भी मौसम में हो तो उसमें वो नेचुरल चीजें उतनी नहीं मात्रा मिल पाएंगी जितने एक ताजे आंवले में मिल पाएंगे। बहुत सारे लोग चूंकि जो आंवला की आपने चटनी बताई या कच्चा आंवला ऐसे उसको खाने से बचते हैं या उनको स्वाद नहीं अच्छा लगता है तो उसको स्वाद के लिए उसको मुरब्बा बना लेते हैं या किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उस तरह से इस्तेमाल करने में भी उतना ही लाभ मिलता है? नहीं, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। हम एक्स्ट्रा कैलोरी और ले रहे हैं। अगर चीनी के रूप में कर रहे हैं तो मुरब्बा एक अपने स्वाद के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो उतना लाभ नहीं करेगा जितना एक ताजा आंवले का फल लाभ करेगा। अच्छा, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसे संधि काल कहा जाता है। तो आजकल का जो मौसम है इसमें हमें किन चीजों को लेकर के सचेत होने की आवश्यकता है, अपनी जीवन शैली में किस तरह के बदलाव करने की आवश्यकता है, और घर में आमतौर पर जिन घरों में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वहां पर अगर वो पुरानी व्याधियों से पीड़ित हैं, उससे ग्रसित हैं, तो उनको किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? जैसे अभी ये ऋतु परिवर्तित होती है तो इसमें हमारे आयुर्वेद में एक बहुत ही बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया गया, यम दफ्टा काल। इसमें मतलब यमराज सचेत है, देख रहा है, उससे बचना है। तो हमारा खान पान बहुत ही उचित होना चाहिए। अगर कैसा भोजन है, जैसे जैसे ऋतु हो रही है, सर्द ऋतु की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं तो धीरे धीरे सर्द ऋतु में अब इस ऋतु में लोग भी आइसक्रीम का सेवन करने लगेंगे, शीत चीजों का ज्यादा सेवन करने लगेंगे तो उनको जैसे वायरल फीवर हो रहे हैं, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल देखा जाता है कि हमारे बिहार में जैसे है कि त्वचा जनित रोगों का मेन कारण होता है कि पसीने का न निकलना। आजकल हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हर जगह हमें एसी ही चाहिए। नेचुरल रूप से मेरे पोर खुल नहीं पा रहे हैं, जो हमारे रोमकूप है वो हो नहीं पा रहे हैं, और उससे मल जैसे श्वेत रूपी मल बाहर निकल नहीं पा रहा है, वो भी एक त्वचा जनित बीमारी का मुख्य कारण है। तो हमें अपने बिहार को भी चेंज करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, रोमकूपों से निकलना पड़ेगा कि हमारे रोमकूप स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पाए। हाँ, रोम छिद्र अगर खुले नहीं है तो त्वचा संबंधी रोगों को हम न्योता दे रहे हैं पूरा, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने खाने की बात कर ली, हमने बीमारियों की बात कर ली, उनके लक्षणों की बात कर ली। हम देखते हैं कि भारतीय मसाले जो हैं आयुर्वेद की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है और हमारे भोजन में भी वो चीजें शामिल होती हैं, पर ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि हमारे किचन में जो मसाले रखे हैं ये आयुर्वेद की तरफ से एक पूरा का पूरा खजाना होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या उसकी विधि हो सकती है, घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं आम बीमारियों से बचने के। जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण दिया कि आजकल बुखार हो जाता है, वायरल हो जाता है, या अभी मौसम ऐसा है कि इसमें मच्छरों का प्रकोप भी बहुतायत में है, तो डेंगू है, चिकनगुनिया है, इस तरह की बीमारियां भी आसानी से हमें अपना शिकार बना लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने किचन में जो चीजें उपलब्ध हैं उनका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं ताकि हम वायरल फीवर हो या डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इससे बचें? जैसे त्वचा जनित बीमारियों में और अन्य बीमारियों के लिए, इसमें त्वचा जनित बीमारियों में हमारे किचन में सबसे महत्वपूर्ण औषधि के रूप में हल्दी को हम मानेंगे, हरिद्रा के रूप में आती है। हल्दी का उपयोग हम लोग नित्य प्रतिदिन करते हैं, अपने सब्जियों में भी करते हैं, दाल में भी करते हैं। लेकिन अगर आपको त्वचा से और ज्यादा बीमारियों से बचना है और त्वचा को और स्वस्थ रखना है तो हल्दी का उपयोग बढ़ा दीजिए। हल्दी को लेना है तो दूध में डालकर, जिसे हम लोग गोल्डन मिल्क करते हैं, उसमें डालकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनेगी, एंटी एलर्जिकल भी है और आपको बीमारियों से भी बचाएगा। बाजार में जिस तरह की हल्दी पैकेटाइज्ड फॉर्मेट में उपलब्ध है, क्या उसको इस्तेमाल करने से ये सब ठीक है, या घर में अपने आप उसका बाजार से खड़ी हल्दी लेकर के आए और उसका चूर्ण बना करके उसको उपयोग करें? बाजार से खरीद के लाएं, घर में चूर्ण बनाएं, उसका उपयोग करें तो वो अति उत्तम होगा। उसके अलावा आप कुछ बता रहे थे? उसके अलावा अगर हल्दी को और बढ़िया करना है तो एक हरिद्रा खंड हमारे आयुर्वेद में आती है, वो आपको और भी एलर्जिकल चीजों में बहुत ही उपयोगी है। हरिद्रा खंड का भी उपयोग करते हैं। हल्दी के साथ अन्य और भी औषधियां हैं, उसके दूध के साथ सेवन करने से आपको एलर्जिकल बीमारी और स्किन जैसी बीमारियों से में बहुत लाभ मिलेगा। डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के बुखारों में गिलोय, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए तो गुड़ची का एज ए काढ़े के रूप में प्रयोग करिए, या गिलोय घनवटी आती है या अमृता रिस्ट के नाम से आता है। तमाम तरह के फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको मिले उसको लेकर उसका उपयोग करिए। सिंपल फॉर्म में तो गुड़ची का रोज सवेरे अगर आप चाय पीते हैं तो गुड़ची का ही चाय के रूप में उपयोग है तो अति उत्तम है। उससे बढ़िया और बीमारी से बचने के लिए ज्वाइंट के डिसऑर्डर से पारिजात की पत्ती, जिसे हर श्रृंगार के रूप में जानते हैं, उसका उपयोग करें। और
जनमानस में कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा मिले तो इस समय सहजन की पत्तियों का भी उपयोग जितना ज्यादा से ज्यादा करें, या तो उसका पाउडर के फॉर्म में या उसका काढ़ा बना के पिए या उसकी छाल का उपयोग करें, तो वो भी कैल्शियम रिच है और हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देगा और अन्य इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और अन्य व्याधियों के होने से रोकथाम में करेगा। डॉक्टर रामानंद जी, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो अभी बहुत सारे श्रोता जो हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल फोन या रेडियो सेट के माध्यम से सुन रहे हैं, आज के कार्यक्रम में आकाशवाणी से उनके लिए क्या संदेश होगा कि वो अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए साधारणतः किन उपायों को अपना सकते हैं? मेरा आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा बस एक ही संदेश है अपने श्रोताओं के लिए कि आप उचित मात्रा में आहार लें, आपका विहार सही हो और मानसिक चीजों को कम समय में ज्यादा चीज पाने की इच्छा न करें, अपने मानसिक बैलेंस को बनाए रखें और अगर कोई व्याधि हो भी जाती है, अगर स्किन डिसऑर्डर हो जाता है तो अपने नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लें और उसको समय रहते ही दूर कर लें। ऐसा न हो कि वो और क्रोनिक हो जाए कि ज्यादा दिक्कत हो, बाद में आपको और परेशानी उठानी पड़े। डॉक्टर साहब, आप समय निकाल करके आए, हमारे श्रोताओं को आपने इस मौसम में होने वाले जो विभिन्न त्वचा रोग हैं उनके बारे में जानकारी दी, उनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे हम बच सकते हैं, किस तरह हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर सकते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। इस बारे में जो जानकारी दी है वो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत लाभकारी है। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर